हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए यूपी टेट के लिए एसएसटी जो आपके पेपर 2 में पूछी जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने भी यूपी टेट के पेपर 2 के एसएसटी पीवाईक्यू क्वेश्चन है और देखिए सिलेबस के अनुसार सभी आपको एमसीक्यू कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पे अभी नए होंगे, नहीं सब्सक्राइब किए होंगे, वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए एसएसटी पेपर 2 में पूछा जाता है, 60 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से क्वेश्चन बनते हैं। और देखिए कुछ क्वेश्चन आते हैं तो पेडागोजी के भी पूछे जाते हैं, तो सभी आपको कराने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखिए अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए ताकि आपका यूपी टेट क्लियर हो सके। देखिए क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिए। और देखिए जो लोग कमेंट करके बताते हैं कि मैम क्लास अच्छी लग रही है, तो उनके लिए दिल से धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास होता है तो उसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं तो प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी टेट पेपर 2 क्लियर करना चाहते हैं, देखिए जितनी भी क्लासेस हो रही हैं तो एक भी मिस मत करिए। देखिए समझते हैं। देखिए क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचला स्तर होता है। यह पृथ्वी की सतह से सबसे करीब स्थित होता है। हम जिस हवा में सांस लेते हैं और जो भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे बादल, बारिश, कोहरा होती है, ये इसी परत में घटित होती है। देखिए क्षोभ मंडल सबसे निचली परत होती है, पृथ्वी की सतह से सबसे करीब होती है, जिस पर हम रहते हैं और जहाँ हम सांस लेते हैं। और देखिए मौसम संबंधी घटनाएं जितनी भी होती हैं, जैसे बादल, कोहरा, बारिश, इसी परत में होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिग्मी जनजातियां कहाँ के निवासी हैं? तो पिग्मी जनजातियां कहाँ के निवासी हैं? तो वह हो जाएगा यहाँ पे कांगो बेसिन के। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पिग्मी जनजातियां निवास करती हैं तो कांगो बेसिन में। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पिग्मी जनजातियां मुख्य रूप से कांगो बेसिन, मध्य अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षावन के निवास में पाई जाती हैं। और देखिए यह शिकारी संघनकर्ता होते हैं और अपने छोटे कद के लिए जाने जाते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विट्ठल नाथ ने की थी। तो अष्टछाप की स्थापना की थी विट्ठल नाथ ने की थी। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए अष्टछाप की स्थापना गोस्वामी विट्ठल नाथ ने की थी, 1565 में की थी। और देखिए उन्होंने अपने पिता वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों में से 4 और अपने 252 शिष्यों में से 4 को चुनकर कुल 8 भक्त कवियों का एक समूह बनाया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देती है? तो प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देती है? तो वह हो जाएगा समुद्रगुप्त के। तो प्रयाग प्रशस्ति किसके बारे में जानकारी देती है? तो वह हो जाएगा समुद्रगुप्त के। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए प्रयाग प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, तो प्रयाग प्रशस्ति देखिए जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में जाना जाता है। और यह देखिए गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के शासन और उनके सैन्य अभियानों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। तो देखिए प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के शासन और अभियानों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। और देखिए इसके रचनाकार हैं, तो इनकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि मंत्री हरिसेन ने की थी। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी समुद्रगुप्त के दरबारी हरिसेन ने की थी। देखिए सैन्य विजय, तो सैन्य विजयों का हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति में वर्णन किया गया है। इस शिलालेख में समुद्रगुप्त की उत्तर भारत आर्यावर्त के 9 राजाओं और दक्षिण भारत दक्षिणापथ के 12 राजाओं
पर विजय का विस्तृत वर्णन किया गया है, तो प्रयाग प्रशस्ति में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनकू नामक स्थानीय हवा कहाँ चलती है? तो चिनकू नामक स्थानीय हवा कहाँ चलती है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका रॉकी पर्वत में चलती है। तो चिनकू नामक हवा चलती है तो उत्तरी अमेरिका रॉकी पर्वत में चलती हैं। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, चिनकू एक गर्म और शुष्क हवा होती है जो रॉकी पर्वतमाला के पूर्वी ढलानों के साथ नीचे उतरती है और इसे हिमभच्ची भी कहा जाता है। देखिए क्या कारण है? तो यह सर्दियों में बर्फ को तेजी से पिघला देती है, इसी कारण इसे हिमभच्ची भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, 1951 में हुई थी। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी तो 1951 में हुई थी। देखिए, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुई थी और देखिए यह मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी, तो याद रखिएगा। देखिए, जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी है सभी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिए। अगर आप यूपी टेट क्लियर करना चाहते हैं, देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं और देखिए सिलेबस के अनुसार करवा रहे हैं टॉपिक वाइज। तो देखिए एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, जितनी भी मेरी क्लासेस हैं उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून वरुण है। यूरेनस अरुण का न्यूनतम तापमान कभी कभी सौरमंडल में से सबसे कम दर्ज किया गया है, लेकिन औसतन और आधिकारिक तौर पर नेपच्यून को ही सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। और देखिए क्योंकि यह सूर्य से सबसे दूर होता है, तो नेपच्यून ग्रह सबसे दूर होता है सूर्य से, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन थे? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष प्रेसिडेंट थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो याद रखिएगा। देखिए समझते हैं। देखिए, संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 1946 में हुई थी 11 दिसंबर को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष परमानेंट प्रेसिडेंट निर्वाचित किया गया था। और देखिए वे भारत के संविधान के निर्माण की पूरी प्रक्रिया के दौरान इस पद पर बने रहे और उसके बाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोधी वंश की स्थापना की थी तो वह हो जाएगा बहलोल लोधी ने की थी। तो लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी, याद रखिएगा। देखिए समझते हैं। देखिए, लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। तो लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी तो कब की थी? देखिए 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी ने सैयद वंश की अंतिम शासक को हटाकर दिल्ली सल्तनत पर पहले अफगान शासन की नींव रखी थी। तो देखिए बहलोल लोधी ने सैयद वंश के अंतिम शासक को हटाकर दिल्ली सल्तनत पर पहले अफगान शासन की नींव रखी थी। और देखिए इसका कार्यकाल चला था तो उसने 1451 से 1489 ईस्वी तक शासन किया था। तो बहलोल लोधी ने 1451 से लेकर 1489 तक शासन किया था। देखिए इसका महत्व है, तो इसका महत्व मिलता है वह पश्तून लोधी जनजाति का सरदार था। तो बहलोल लोधी पश्तून लोधी जनजाति का सरदार था। और देखिए सिकंदर लोधी बहलोल लोधी का पुत्र था, दूसरा शासक था। और देखिए इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था, जिसे बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में हराया था। तो देखिए इब्राहिम लोधी को लोधी वंश का अंतिम शासक था, जिसे बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई में हराया था। और देखिए ख्रिज खां, तो ख्रिज खां थे सैयद वंश के संस्थापक थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से हटाया गया था?
तो संपत्ति के अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से हटाया गया था? तो देखिए संपत्ति के अधिकार पहले मौलिक अधिकार था जो संशोधन के जरिए हटाया गया था, तो वह हो जाएगा 44वां संशोधन द्वारा हटाया गया था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यह पॉलिटी के क्वेश्चन है, तो पॉलिटी, जियोग्राफी और हिस्ट्री तीनों से क्वेश्चन लिए हैं। देखिए समझते हैं। 1978 में 44वें संविधान संशोधन के जरिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 31 की सूची से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो देखिए अब संपत्ति का अधिकार बन गया है, तो कानूनी अधिकार बन गया है 301 के तहत, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो श्वेत क्रांति के जनक माना जाता है तो वह हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर वरिच कुरियन को माना जाता है। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए डॉक्टर वरिच कुरियन को उन्हें भारत में श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक माना जाता है। देखिए उन्होंने ऑपरेशन फ्लड का नेतृत्व किया था और जिसमें भारत को दूध की कमी वाले देश से दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना दिया था। और देखिए उन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन शंकराचार्य थे। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे तो शंकराचार्य थे। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, इन्होंने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था और देखिए इनका मानना था कि ब्रह्मा ही एकमात्र सत्य है और जीव, आत्मा तथा ब्रह्मा अलग नहीं है बल्कि एक ही हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए अलाई दरवाज़ा का निर्माण दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और कब करवाया था? तो 1311 से लेकर ईस्वी में करवाया था। और देखिए यह दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित कुबवत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। और देखिए इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। और देखिए सुल्तानगढ़ी के मकबरे का निर्माण किया था। और देखिए इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी के मकबरे का भी निर्माण करवाया था। और देखिए बलबन ने दिल्ली में लाल महल का निर्माण करवाया था। तो बलबन ने दिल्ली में लाल महल का निर्माण करवाया था। और देखिए फिरोज शाह तुगलक ने क्या करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक को नहरों, अस्पतालों और फिरोजाबाद व हिसार जैसे शहरों के निर्माण के लिए जाना जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक को देखिए नहरों, अस्पतालों और फिरोजाबाद व हिसार जैसे शहरों के निर्माण के लिए जाना जाता है। तो याद रखिएगा ये सभी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ स्थित है? तो लोथल नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ स्थित है? तो वह हो जाएगा गुजरात में स्थित है। तो लोथल नामक हड़प्पाई स्थल गुजरात में स्थित है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए लोथल नामक हड़प्पाई स्थल गुजरात स्थित है। यह अहमदाबाद जिले के भाल क्षेत्र में भोगवा नदी तट पर स्थित है। तो हड़प्पाई स्थल गुजरात में स्थित है। यह अहमदाबाद जिले के भाल क्षेत्र में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो सिलिकॉन वैली स्थित है तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कैलिफोर्निया में स्थित है सिलिकॉन वैली। तो याद रखिएगा। देखिए सिलिकॉन वैली उत्तरी कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र में स्थित है। तो सिलिकॉन वैली उत्तरी कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी में स्थित है। और देखिए जो अपनी हाईटेक कंपनियों और इनोवेशन के लिए पूरी
दुनिया में प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को भोर का तारा मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? तो किस ग्रह को भोर का तारा मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर सही हो जाएगा शुक्र ग्रह को। वीनस ग्रह को देखिए भोर का तारा मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। देखिए समझते हैं, देखिए शुक्र ग्रह को भोर का तारा मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, तो क्या कारण है? देखिए क्योंकि यह सूर्योदय से ठीक पहले पूर्वी आकाश में चमकता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे भोर का तारा मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। और देखिए इसे सांझ का तारा इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। तो क्या कारण है? देखिए यह सूर्यास्त के बाद पश्चिमी आकाश में सबसे पहले दिखाई देने वाला चमकीला पिंड होता है, जिसे इसे सांझ का तारा इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकुशलता में सुधार के लिए 1977 में किस समिति की नियुक्ति की गई थी? तो भारत में पंचायती राज संस्थानों की कार्यकुशलता में सुधार के लिए 1977 में किस समिति की नियुक्ति की गई थी? तो वह हो जाएगा यहाँ पे, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अशोक मेहता समिति की नियुक्ति की गई थी 1977 में, तो याद रखिएगा। देखिए 1977 में जनता पार्टी के सरकार ने भारत में पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए उसे अधिक मजबूत बनाने के लिए अशोक मेहता समिति की नियुक्ति की थी, तो याद रखिएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने डेली मेरी क्लासेस ले ली आपका एग्जाम तक बेस काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, इसलिए देखिए ईमानदारी से पढ़िए, इतने अच्छे से करिए कि आपका यूपी टेट क्लियर हो सके। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे भूपर्पटी क्रस्ट कहा जाता है। तो पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को भूपर्पटी और क्रस्ट कहा जाता है। देखिए समझते हैं, देखिए पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को भूपर्पटी क्रस्ट कहा जाता है क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे ऊपरी ठोस और पतली परत होती है जिस पर हम रहते हैं। और देखिए इसकी मोटाई महाद्वीपों के नीचे अधिक लगभग 50 से 70 किलोमीटर और देखिए महासागरों के नीचे कम से कम 5 से 30 किलोमीटर होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोटक झील जो तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य में स्थित है? तो लोटक झील जो तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य में स्थित है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, मणिपुर में स्थित है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए लोटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। यह देखिए झील अपने तैरते हुए द्वीपों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और देखिए जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। इसी झील के ऊपर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवुल लामजाओ भी स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी होती है तो वह हो जाएगा अनाईमुडी हो जाएगी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी होती है। देखिए यह केरल राज्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग है 2695 मीटर है। और देखिए इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है तो वह हो जाएगा शुक्र ग्रह होता है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है तो शुक्र ग्रह होता है। और देखिए बुध ग्रह होता है, यह सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह होता है। और देखिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। देखिए बृहस्पति जुपिटर ग्रह होता है, यह सबसे बड़ा होता है, सौरमंडल का ग्रह होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय संविधान के संबंध में किसी मामले पर निर्णय लेने की आवश्यकता हो तो किस न्यायालय के पास ऐसा करने की शक्ति है? तो यदि भारतीय संविधान के संबंध में किसी मामले पर निर्णय लेने की आवश्यकता हो तो किस न्यायालय के पास ऐसा करने की शक्ति होती है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। तो आपका पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
देखिए, भारतीय संविधान के संबंध में किसी मामले पर निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति होती है केवल सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक और अंतिम व्याख्याकार माना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो वह हो जाएगा असम हो जाएगा। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। जो भारतीय राज्य है जो म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है वह असम हो जाएगा। देखिए, म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। तो पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, मणिपुर और देखिए मिजोरम। ये सभी देखिए चारों राज्य जो हैं भारत के म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। असम जो नहीं करता है। देखिए, असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भूटान और बांग्लादेश के साथ साझा होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे 1972 में किया गया था। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में किया गया था। देखिए, भारत सरकार ने वन्यजीवों के अवैध शिकार और उनके मांस व खाल के व्यापार पर रोक लगाने के उद्देश्य से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। देखिए, यह काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1972 में पारित किया गया था। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए कोरम कितना होना चाहिए? तो लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए कोरम कितना होना चाहिए? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, कुल सदस्यों का 1/10 भाग होना चाहिए। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए कोरम गण पूर्ति कुल सदस्यों का 1/10 भाग होना चाहिए, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन किस आयु के बच्चों के लिए है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, तो याद रखिएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, सभी बच्चे हैं, उन्हें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश में कहाँ से मिले हैं? तो चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के कहाँ मिले हैं? तो वह हो जाएगा यहाँ पे कोल्डी हवा में हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है। तो डेली क्लासेस के लिए देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर यूपी टेट निकालना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। और देखिए, इसके पहले जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद ज़िले में बेलन नदी घाटी के तट स्थित कोल्डी हवा देखिए स्थल है, जहाँ धान के चावल के खेती के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। देखिए, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहाँ से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं खेती के, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे छत्तीसगढ़ में स्थित है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के भिलाई दुर्ग जिले में स्थित है। यह भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र था, जिसे सोवियत संघ की सहायता से 1955 में स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान से हड्डियों के औजार के साक्ष्य मिले हैं? तो किस स्थान से हड्डियों के औजार के साक्ष्य मिले हैं? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, मदहा से मिले हैं। तो हड्डियों के औजार के साक्ष्य मिले हैं
तो मदहा से मिले हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित मध्य पाषाणकालीन स्थल मदहा से बड़ी संख्या में हड्डियां और सींगों से बने उपकरण और आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा। देखिए, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और देखिए इसके पहले जितनी भी मेरी एसएसटी की क्लासेस हो चुकी हैं तो उसको जाके जरूर देख लीजिए। देखिए, एसएसटी पेपर 2 में पूछा जाता है और देखिए जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है और देखिए सिलेबस के अनुसार सभी एमसीक्यू आपको कराने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखिए कमेंट करके एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसी लगी। और डेली क्लासेस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने देख लिया तो आपका यूपी टेट 100% निकल जाएगा। तो देखिए देखते हैं। देखिए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो वह हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1)(a) के अनुसार राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देते हैं और देखिए इसकी सूचना उपराष्ट्रपति को तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को दे देते हैं। तो याद रखिएगा। देखिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं एसएसटी के तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।